गाइस अब जानेंगे कि फार्म लॉज में डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोविजन क्या था, तो इसको अपन समझेंगे। अभी सरकार ने ऑफर दिया है कि ये डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोविजन को वापस ले लेगी, बट पहले अपन समझते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोविजन के बारे में, फिर इस पूरे मुद्दे को देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी अभी लेक्चर ये सीरीज क्लासेस लेना शुरू किया है। तो देखिए गाइज, मैंने फार्मर्स का जो पूरा मुद्दा जो है आज की डेट में जो फार्मर्स विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका पूरा मुद्दा मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है। जिनने नहीं देखा है जाकर देख लीजिए। 5 तारीख को 5 दिसंबर 2020 को ये टॉपिक मैंने कवर करवाया है। आपको सिंपली यूट्यूब के सर्च कॉलम पे लिखना है 5 दिसंबर 2020 या फिर 5 दिसंबर, और उसके आगे देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो नाम लिख दीजिएगा और सर्च कर लीजिएगा। तो जो भी आपकी सर्च लिस्ट में पहला वीडियो आएगा वो अपना ही होगा, 5 दिसंबर का वीडियो। और इस वीडियो के आप जाइएगा 5 मिनट 44 सेकंड पे, तो आपके सामने ये टॉपिक खुलकर आ जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स के पास इस लेक्चर की पीडीएफ आती है, आपको पीडीएफ पे यहां पर क्लिक करना है 5 मिनट 44 सेकंड पे, राइट। तो आपके सामने ये टॉपिक जो है वो खुल जाएगा फार्मर्स प्रोटेस्ट का। तो आप रिवीजन कर लो, जिन्होंने ऑलरेडी देख लिया, जिन्होंने नहीं देखा है जो है वो एक बार देख लीजिएगा, तो आपको पूरी क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगी सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव से कि फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके प्रोटेस्ट करने के पीछे क्या कारण है। और पूरे मुद्दे को मैंने डिटेल में हालांकि एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो एग्रीकल्चर जो बिल्स हम लोग को देखने को मिले हैं जिस पर पूरा विवाद चल रहा है, 3 ऐसे बिल हैं, राइट, तो उसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवा चुका हूं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको वो सब टॉपिक्स भी जो है वो मिल जाएंगे, राइट। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप। और अभी जो ये टॉपिक सामने आया है वो इनमें से यानी कि 3 जो फार्मिंग बिल जो थे, जो कि हम लोग को देखने को मिले थे, जो कि अभी विवाद का कारण बने हुए हैं, तो उनमें से एक जो बिल था, यानी कि एक जो कानून हम लोग को देखने को मिला था, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। तो इस कानून को ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा होपफुली, जो मैंने पढ़ाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। और अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूं कि ये कानून क्या कहता है। तो सिंपल सी चीज, ये कानून ये कहता है कि किसान जो है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी ट्रेड कर सकेंगे, अपने ट्रेडिशनल मार्केट के बाहर कहीं पर भी ट्रेड कर सकेंगे। बायर्स जो है ऑल ओवर इंडिया के, वो ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हैं किसानों के साथ, राइट, यानी कि डील कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो अब देखिए, अब हमेशा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होगी वो स्मूथली तो चलेगी नहीं, तो उसमें कुछ विवाद भी हो सकते हैं। तो इस कानून का सेक्शन 8 एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लेकर आता है, एक विवाद समाधान तंत्र जो है वो पेश करता है। और इस विवाद समाधान तंत्र के अंदर पूरी कार्रवाई होगी, पूरे मामले को सुना जाएगा और फिर फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। अब मामले किस प्रकार के आ सकते हैं, तो एग्जांपल भी मैं आपको एक दे देता हूं मामले का। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक कोई ट्रेडर है, ट्रेडर ने किसान के साथ डील कर ली। अब क्या डील करी कि आपकी जब मतलब कटाई होगी, क्रॉप हार्वेस्टिंग होगी, तब उस समय आप इतने रेट के हिसाब से, जो भी XYZ रेट डिसाइड किया होगा, तो उतने रेट के हिसाब से आप मुझे जो है वो आपकी जो है वो प्रोड्यूस दीजिएगा, राइट। अब क्रॉप हार्वेस्टिंग हो गई, बट क्या किया, ट्रेडर ने किसान को पैसा देने से इनकार कर दिया। ट्रेडर ने किसान को कुछ पैसे दिए और बाकी नहीं दिए। अब क्या हुआ, पैसा नहीं पहुंचा पूरा किसान के पास, तो किसान तो एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो किसान क्या करेगा, किसान इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के तहत कंसिलिएशन बोर्ड के पास जाएगा, क्योंकि ये कंसिलिएशन बोर्ड जो है वो पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। अब कंसिलिएशन बोर्ड जो है पूरे मामले को सुनने के बाद जो है वो जो भी अपना ऑर्डर देते हैं, जो भी अपना फाइनल जजमेंट देते हैं, वो जो ऑर्डर होगा, जजमेंट होगा, वो बाइंडिंग नेचर का होगा, उसको पार्टीज को फॉलो करना होगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है, तो इसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। और एक और फैक्ट कि कंसिलिएशन बोर्ड जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के द्वारा, SDM के द्वारा। अच्छा, अगर इनकेस 30 दिन के अंदर अंदर पूरा मामला अगर सेटल नहीं होता है, तो SDM खुद जांच करेंगे पूरे चीज की, मतलब पूरे सुनवाई करी जाएगी, पूरे मामले को सुनेंगे। और उस समय, जिस समय ये मामला सुन रहे होंगे, तो उस समय वो SDM के पद पर नहीं बल्कि SDA सब डिविजनल अथॉरिटी का रोल प्ले करेंगे, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कल को आप IAS IPS बनते हो, तो आपका एक रोल नहीं होगा, आप वेरियस रोल जो है वो एक ही पोस्ट पर प्ले करोगे। जैसे कि कलेक्टर जो है वो उस वेरियस रोल प्ले करते हैं, राइट, अपनी एक ही पोस्ट पे। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए, हालांकि पता ही होगी वैसे तो देखिए, ये सब डिविजनल अथॉरिटी के पास क्या क्या पावर होती है। तो 3 प्रकार के ऑर्डर पास करने की इनके पास पावर है इस कानून के तहत। तो जैसे कि एक तो रिकवरी की, कि जो भी पैसा वगैरह जो है या फिर जो भी नुकसान वगैरह हुआ दोनों पार्टी में से जिसका भी,
तो रिकवरी हो जाए अमाउंट वगैरह की, राशि वगैरह की, राइट, वसूली वगैरह हो जाए, तो उसका ये आदेश जो है वह जारी कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, पेनाल्टी इंपोज कर सकते हैं। इसके अलावा इवन सस्पेंड किया जा सकता है कुछ पीरियड के लिए, जैसा वो ठीक समझे, या फिर मतलब जो ट्रेडर वगैरह जो है उनके ट्रेडिंग लाइसेंस वगैरह जो है वो कैंसिल किए जा सकते हैं, राइट, उनको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करने या ऑपरेट करने से जो है वो रोका जा सकता है, राइट, और ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म में जो है वो उनके पूरे यानी कि ट्रेडर वगैरह के लाइसेंस वगैरह रद्द किए जा सकते हैं, या फिर फार्मर्स के ऊपर भी, अगर फार्मर्स गलत हैं तो उनके ऊपर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, सिंपल सी चीज है। और गाइस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आपको सुनने में अच्छा लगा होगा, तो फिर आपको यह भी लग रहा होगा कि यार इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का क्यों आखिर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं चाह रहे कि ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म रहे। तो देखिए, किसान तो चाह रहे हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म रहे, राइट, उनकी जो समस्या वगैरह जो है या जो भी विवाद होते हैं, डिस्प्यूट जो होते हैं, वो रिजॉल्व हो जाए, वो चाहते हैं, बट वो ये नहीं चाहते कि वो रिजॉल्व जो है वो ब्यूरोक्रेट्स करें, राइट, क्योंकि इसका सेक्शन 15 जो है इस कानून का, वो ये कहता है कि सिविल कोर्ट इस मामले में डील नहीं करेगा, सिविल कोर्ट के पास पावर नहीं होगी कि इस पूरे मामले में डील करने की, या पूरा मामला सिविल कोर्ट में नहीं ले जा सकता। इस पर किसान दुखी हैं, राइट। अब देखो, किसान, अब ये चीज यहां पर लिखी नहीं है, वो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। अब किसान जो है वो जानते हैं, और एक कॉमन मैन यही जानता है कि जो अफसर वगैरह जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो होते हैं, वो करप्ट रहते हैं, राइट, अधिकतर। तो ये आम जनता की सोच हम लोग को देखने को मिलती है, ये भी आपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में सुना ही होगा कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो तो करप्टेड होते हैं, बट आपने बहुत ही कम केसेस में ये सुना होगा कि जुडिशरी करप्टेड निकली, क्योंकि जुडिशरी करप्टेड नहीं निकलती है। बहुत ही मिनिमम इक्का दुक्का केस आपने किसी जज के सुने होंगे तो सुने होंगे, बाकी आपने जुडिशरी जो है वो ये नहीं सुना होगा कि जुडिशरी जो है वो करप्टेड है। हमेशा यही सुना होगा कि न्याय देने वाली अथॉरिटी जो है वो जुडिशरी है, वो तो आप जानते ही हैं कि वहीं से अल्टीमेट न्याय जो है, जस्टिस जो है वो मिलता है, राइट। तो यही चीज है जिसके कारण किसान विरोध कर रहा है। किसान को लग रहा है कि यार अगर अनटिल एंड अनलेस वो कोर्ट नहीं जाएंगे तब तक उनको प्रॉपर न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहां पर कौन इन्वॉल्व है, प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व है। किसान के पास तो पैसा नहीं है कि वो अफसर को पैसा वगैरह दे सके, और अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ट्रेडर किसी अफसर को पैसा दे देगा तो अफसर अगर करप्टेड निकला तो अफसर ऑर्डर जो पास करेगा वो किसके फेवर में करेगा, ट्रेडर के फेवर में करेगा। दिस इज द होल इशू, और यही अंडरस्टैंडिंग सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको होनी चाहिए, राइट, इन डेप्थ, क्योंकि ये सब चीजें आर्टिकल्स में डायरेक्टली नहीं मेंशन की जाती, उसको आपको लिंक करके जो है वो पता करना होता है। गॉट इट। तो ये पूरा मामला है। और अच्छा, एक और इसमें फैक्ट आपको मिलेगा कि सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन यानी कि दीवानी अदालत के क्षेत्र अधिकार पर बार लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है एक कानून बनाकर। तो देखो, कानून के पास ये पावर होती है कि वो सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्र अधिकार के ऊपर बार कर सकती हैं, राइट, बट फौजीदारी के मामले में नहीं हो सकता ये पॉसिबल, राइट, यानी क्रिमिनल कोर्ट के मामले में नहीं हो सकता, बट हाँ सिविल कोर्ट के मामले में ये हो सकता है कि सरकार जो कानून बनाए और कानून बनाकर वो ये चीज मेंशन कर दे कि इस पर्टिकुलर केस में, यानी कि इसका जो मामला है, मुद्दा है, उसमें अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी इशू होता है, तो उसका रिजोल्यूशन जो है वो एक ऑल्टरनेटिव बॉडी करेगी, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म करेगा, उसका रिजोल्यूशन जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर नहीं होगा। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये कानून जो है वो कोर्ट के क्षेत्र अधिकार पर रोक लगा सकता है, बट याद रहे वो सिविल कोर्ट है, वो क्रिमिनल कोर्ट नहीं। क्रिमिनल कोर्ट के क्षेत्र अधिकार पर जो है वो प्रतिबंध करने की शक्ति जो है, पावर जो है वो किसी कानून के पास नहीं है। वो अल्टीमेटली ऑनरेबल जुडिशरी जो है, और स्पेशली एपेक्स कोर्ट की अगर अपन बात करें, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो वो ही मेन अथॉरिटी है जो कि फाइनल जजमेंट और डिसीजन जो है वो देती हैं। बट हाँ, सिविल कोर्ट के मामले में तो सिविल कोर्ट जो है उस पर बार लगाया जा सकता है, यानी कि उसके ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्र अधिकार पर। तो इसलिए तो हम लोग देख रहे हैं कि सिविल कोर्ट जाने से जो है वो अलाउ नहीं किया है यहाँ पर सेक्शन 15 के तहत, कि सिविल कोर्ट जो है वो पूरे मामले को नहीं देखेगी, और पूरा मामला जो है वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म के तहत ये हम लोग को देखने को मिला था कि ये कंसिलेशन बोर्ड जो है वो देखेगा, सुनेगा पूरे मामले को। तो ये है पूरा इशू और पूरी चीजें, पूरे फैक्ट जो मैंने भी आपको बताए, और इसके बारे में एक अच्छा आइडिया, जानकारी आपको होनी चाहिए। और अभी सरकार ने ये चीज मेंशन करी है कि वो इसके प्रोविजन को जो है वो हल्का करेंगे। हल्का मतलब इन द सेंस कि कुछ इसमें चेंजेस लाएंगे, हो सकता है
या फिर इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को बंद कर दिया जाएगा। बंद तो नहीं करेंगे वैसे तो ये, बट इसमें कुछ चेंजेस जरूर लेकर आएंगे। बट हालांकि उन्होंने ये चीज की बात नहीं करी है कि वो सिविल कोर्ट के क्षेत्र अधिकार को जो है वो प्रोवाइड कराएंगे या फिर सिविल कोर्ट को पावर दे दी जाएगी कि मामला जो है वो सिविल कोर्ट में सुना जा सकता है। तो ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया अभी, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक अभी की अपडेट्स का, और ये फार्म बिल से रिलेटेड या फिर फार्मिंग मुद्दे से रिलेटेड। तो ये फार्म का जो इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है फार्म बिल्स वगैरह का, तो उसमें आप ये वाली चीज भी जरूर कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो, या फिर अगर आपके पास इसकी पीडीएफ वगैरह आती है तो आप इसमें बकायदा मेंशन करिए कि इतनी तारीख को पढ़ाया हुआ था, और नोट्स वगैरह हर एक ही साथ रहे ना तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो जो पीडीएफ होती है ना, जैसे उसके आसपास आप वहीं पर ही लिख लो पेन या पेंसिल से, आपने अगर प्रिंट आउट कराया हो, और अगर नहीं तो पीडीएफ पर ही ऑप्शन होता है वहां पर लिखने का, क्योंकि काफी सारे टूल्स आ जाते हैं, तो वहां पर लिख दो कि किस डेट पर पूरी चीज कवर की हुई है और उसकी पूरी कनेक्टिविटी की इस दिन पर ये टॉपिक आया हुआ है, तो जिससे कि आप इजीली जो है वो गो थ्रू कर पाओ पूरी चीजों को। और कोशिश करना कि ये पूरी चीज आप पेन और पेपर पर जो है वो लिख डालो, क्योंकि मेंस के लिए ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पूरी टाइमलाइन आप लिख डालो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते जा रहे हैं वो लिख डालो आप। तो उसके लिए एक अलग आप जो है वो फ्री पेजेस जो है वो बना के रखो। फ्री पेजेस यानी कि खाली पेजेस होते हैं ना, अलग से बुक वगैरह के हिस्सा नहीं होते, तो वो आप अपने साथ लेके चलो, कि जैसे कि पूरा फार्मिंग का जो इशू, फार्मर प्रोटेस्ट का जो इशू है वो पूरा का पूरा आपका एक ही जगह पर रहे, ठीक है। तो ये एक एडवाइस है, तो इसको जरूर आप फॉलो करना अगर कर पाओ तो।